नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका आज देखिए हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है अभी 140 रेशो 60 जो है वो कर दिया गया है कि 140 क्वेश्चन जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर के आएंगे और 60 क्वेश्चन जो है वो जीके के आएंगे। पहले 80 किया था, अब 60 कर दिया है इसको अमेंड करके, तो ध्यान रखिएगा ये भी। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है, वैसे पता चल जाना चाहिए, टेलीग्राम पर मैंने बता दिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर पूछते हैं द पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। तो विश्व में कपास का उत्पादन किस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले किया था। तो सबसे पहली बार कपास का प्रयोग जो था वो किसके द्वारा किया गया था, उत्पादन जो था वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था इंडस वैली के लोगों के द्वारा, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा जो था वो किया गया था। अब इंडस वैली के बारे में देखो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं पर, तो हम इसके बारे में रिवाइज भी अक्सर करते रहते हैं। इंडस वैली के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार रिवाइज करवाया है। देखो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सबसे पहला क्वेश्चन बढ़ता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज के बारे में याद रखिए कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा की। और एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ये ध्यान रखिएगा। और एक एग्जाम में अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 ग्रेनरीज यानी कि 6 अनागार जो है वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो हड़प्पन साइट में मिले हैं। हड़प्पा में जो है ये 6 अनागार जो है वो मिले हैं। हड़प्पा में और भी बहुत कुछ मिला है, जैसे कि शंख पर बना हुआ एक बैल मिला है, धोती पहने एक मूर्ति मिली है, बर्तन पर जो है वो मछुआरे का चित्र मिला है। ये सब चीज़ें जो है वो हड़प्पन साइट में मिली है। ठीक है, हड़प्पा में ये सब चीज़ें मिली हैं। और अगर बात करें हम मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये जो कालीबंगा है ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। और अगर अगर बात करें राखीगढ़ी की तो राखीगढ़ी जो है ये भी हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा जो है ये गुजरात में पड़ता है। मोतीथल है एक, मोतीथल जो है ये भी हरियाणा में पड़ता है। और रंगपुर की बात करें तो रंगपुर भी एक इंडस वैली साइट है, ये गुजरात में पड़ती है। ये सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स हैं जो मैंने आपको बताई, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं दसराज्ञा वॉर टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दसराज्ञा लड़ाई जो था वो कौन सी नदी के तट पर हुई थी। अगर इस लड़ाई के बारे में बात करें तो ये रावी नदी के तट पर जो था वो हुई थी दसराज्ञा लड़ाई। रावी नदी का पता है आपको, पुरसनी भी इसको कहते हैं, पुरसनी कहते हैं। तो ये दसराज्ञा लड़ाई जो था इसके बारे में एक और फैक्ट जानिए। ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी भरत वंश के राजा जिनका नाम था सुदास और 10 अन्य झरनी थे जिनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। इसमें सुदास की जो था वो विजय हुई थी और ये 10 अन्य लोग जो थे इनमें 5 आर्य के कबीले आते थे और 5 अनार्य के कबीले आते थे, ये भी ध्यान रखिए। ये जो ऋग वैदिक आर्य थे इनमें सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती मानी जाती है। तो सरस्वती नदी के बारे में हमने क्वेश्चन एचपीजीके से रिलेटेड भी पढ़ा था, उसमें हमने क्या बात की थी कि हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा के साथ जो है एक साइन हस्ताक्षर किए हैं एक समझौते पर, जिसमें कहा गया है कि हम आदि बद्रीनाथ का डेवलपमेंट करेंगे। और कहा गया है कि सरस्वती नदी के रिजुविनेशन को लेकर जो भी हम कर सकते हैं, इसको पुनर्जीवित करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो सरस्वती नदी के पैकेट को लेकर भी ध्यान रखिएगा, हिमाचल और हरियाणा। और आदि बद्रीनाथ डैम ये भी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो है उसको माना जाता है, वो भी ध्यान रखना है। आगे देखिए 68 में क्या पूछा गया है। 68 में पूछा गया है द टर्म उपनिषदा मीन्स। तो उपनिषद ये जो पद है इसका क्या मतलब होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द उपनिषद का क्या मतलब होता है। तो देखो उपनिषद शब्द की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। देखो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनको रट लीजिए। गुरु के समीप बैठकर अर्जित किया गया ज्ञान जो है इसका मतलब होता है उपनिषद। इसका ये उपनिषद का मतलब हो गया। और बातें करेंगे यहाँ से क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध शब्द का क्या मतलब होता है। बुद्ध शब्द आपने पढ़ा है, महात्मा बुद्ध का जो बुद्ध है इसका मतलब होता है प्रकाशमान, यानी कि प्रकाशमान या फिर आप कह लीजिए जागृत करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, एनलाइटेंड वन, ये इसका मतलब होता है। तो उपने बुद्ध का मतलब भी याद रखिएगा, उपनिषद का मतलब याद रखिएगा। देखो उपनिषद का मतलब क्या हुआ कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा अर्जित करना। तो देखो इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो भी रहस्य हैं उनको सिर्फ जो है वो गुरु के सहयोग से ही जो है वो समझा जा सकता है। अगर इंडिविजुअली को समझने की कोशिश करे तो नहीं समझा जाएगा।
गुरु की सहायता से ही जो है इसको समझा जाएगा, तभी इसका मतलब भी यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं 69 में, द मदर ऑफ महाबीरा वॉज, तो महाबीर की जो मदर थी उनकी माता का क्या नाम था? महाबीर की माता का नाम पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के बारे में जानिए। महावीर स्वामी की माता का जो नाम था उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। अब ये तो इनका नाम था त्रिशला। अगर हम बात करें कि महावीर जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो था वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये सब आप याद रखिए। इनके माता पिता और पत्नी, इन तीनों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। और महात्मा बुद्ध के बारे में या फिर गौतम बुद्ध के बारे में भी आप याद रखिए। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो था वो कुशीनगर में हुई थी। मल्लों की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुधोधन था। सुधोधन था इसका इनके पिता का नाम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको पता चल गया, महावीर के बारे में भी और बुद्ध के बारे में भी, गौतम बुद्ध के बारे में भी। अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा एज सच आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 70 क्वेश्चन में पूछा गया है। दीप दीपवंशम इजा, दीपवंश क्या है? दीपवंश क्या है? ये क्वेश्चन एज सच ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जब भी पूछा गया ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और बुद्धिस्ट ग्रंथ है दीपवंश एक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट ग्रंथ। अगर बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है त्रिरत्न का। त्रिरत्न इसमें एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बुद्ध आता है, धम्म आता है, संघ आता है। ये ध्यान रखिएगा त्रिरत्न में क्या क्या आता है। जब इस तरह के ग्रंथों की बात की गई है तो मैं कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी और ये यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही स्थित है। एक वल्लभी यूनिवर्सिटी है। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में पड़ती है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भट्टारक के द्वारा की गई थी। भट्टारक का नाम भी याद रखिए। और दीपवंश के बारे में तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो हरिसेन किस शासक का राजसी कवि था? हरिसेन जो था वो किसका राजसी कवि हुआ करता था? ये क्वेश्चन 2-3 बार जो है वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ये हुआ करता था समुद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान। समुद्रगुप्त ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा और भी जाने, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। समुद्रगुप्त के बारे में अगर थोड़ा सा और भी जाने, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, यही ध्यान रखना है आपको। और भारत का नेपोलियन कहने के साथ साथ इसने जो था वो कविराज की उपाधि भी जो था वो धारण की थी। कविराज भी खुद को कहलाता था, ये ध्यान रखिए। और समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालिदास किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करता था? तो कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान जो था हुआ करता था। कालिदास के अलावा पूछा जाता है कि अमर सिंह किसके कार्यकाल के दौरान था? तो अमर सिंह भी जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही हुआ करता था। फाहियान एक चीनी यात्री था, इसने किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो यात्रा की थी? फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो भारत की यात्रा की थी। ये भी ध्यान रखना है यहाँ से। आगे देखिए, हम थोड़े से जियोग्राफी और थोड़े से और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। 142 में पूछते हैं कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। डांसेस आप जरूर रिवाइज करते रहिए। कथकली जो है वो केरला का डांस है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब कथकली तो केरला का डांस है। कथकली के अलावा और भी डांसेस पूछे जाते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी किसका है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस है, ये ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा भारतनाट्यम पूछा जाता है। भारतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का जो है ये भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम के बारे में याद रखिए, तमिलनाडु का है। ओडिशा का वैसे स्पेसिफिक ओडिसी ही यहाँ का डांस होता है और छोटे मोटे डांसेस भी परफॉर्म बेसिक ज़रूर किए जाते होंगे। और जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि गरबा, गरबा गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। अगर बात करें गरबा के अलावा जो है भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का हो गया। और बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहू जो है वो असम का डांस है। ठीक है, असम का ये डांस है बिहू। फेस्टिवल भी बिहू फेस्टिवल भी होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे 143 में पूछते हैं रेड फोर्ट इज लोकेटेड एट। तो लाल किले के बारे में तो सभी ने सुना है, परंतु ये क्वेश्चन पूछता है कि लाल किला है कहाँ पर स्थित। लाल किले की बात करें कि लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दिल्ली में स्थित है लाल किला। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो देखो,
मुगलों के टाइम से ये बना हुआ है। शाहजहां ने जो है उसको बनाने की बात कही थी, इसने कमीशन कर दिया था इसको 1638 में, और उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी कैपिटल जो है वो रेड फोर्ट दिल्ली में जो है वो शिफ्ट करेगा। ये ध्यान रखिए इसके बारे में। रेड फोर्ट को जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है वो इसका नाम दर्ज किया जा चुका है। कब किया गया था? तो 2007 में। 2007 में जो था वो इस यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल किया गया। ये ध्यान रखिए 2007 में। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे हिमाचल में एक कालका शिमला रेलवे लाइन चलती है, उस कालका शिमला रेलवे लाइन को कब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, ग्रहों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है। अगर ग्रहों के बारे में कुछ और भी पूछा जाता है तो पूछ लिया जाता है इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो वो वीनस को कहते हैं। नीला ग्रह अपने अर्थ को कहते हैं। और ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? वो वीनस है। सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो वो अर्थ है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट जिसको कहते हैं वो वीनस है। और बाकी तो आपको पता चल गया, स्मॉलेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, वो सब भी साथ में आपने याद रखने हैं। 145 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे होता है 21 जून। 21 जून को क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे भी जो है इस दिन मनाया जाता है 21 जून को। इस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है। अगर बात करें कि 22 दिसंबर को क्या होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये भी ध्यान रखना है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इस दिन मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो श्री रामानुजन की याद में जो है ये मैथमेटिक्स डे जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए। अभी हाल फिलहाल में 8 मार्च को क्या मनाया गया? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। 146 क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज ग्रीन हाउस गैस। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मानी जाती है लगभग लगभग 0.038। ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में। अगर बात करें ग्रीन हाउस गैसेज में जो है वो कौन कौन सी गैसेज आती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, मीथेन आ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ पर जो है मीथेन आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाता है। तो इस तरह की गैसेज जो है यहाँ पर आ जाती हैं कार्बन डाई ग्रीन हाउस गैसेज की लिस्ट में। आगे पूछा गया है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अगर बात करें इंडिया और चाइना के साथ कौन सी लाइन लगती है, तो इंडिया और चाइना के साथ जो है वो मैकमोहन लाइन जो है वो लगती है। इंडिया और अफगानिस्तान, पहले जो था वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन लगती थी, परंतु प्रेजेंटली डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है वो लगती है। एक यूएसए और कनाडा के बीच में भी लाइन लगती है, उसका नाम है 49 पैरेलल। 49 पैरेलल ध्यान रखिएगा। यूएसए कनाडा को लेकर छोड़कर जो है वो एक 38 पैरेलल भी है। 38 पैरेलल जो है वो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये ध्यान रखनी है आपको। रेड डूरंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान। तो इनके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान करता है, गुजरात करता है, और जम्मू कश्मीर के बारे में तो आपको पता है कि ये करता ही करता है। ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। तो सबसे बड़ा ओशियन इनमें से कौन सा है? अगर पूरे ओवरऑल बात करें कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन जो है वो कौन सा है, तो 148 का ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। अच्छा, इसके अलावा स्मॉलेस्ट ओशियन पूछ लिया जाता है, तो सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? वो है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन ध्यान रखना है, ये सबसे छोटा ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन जो है ये पैसिफिक ओशियन है।
तो ये 2-3 क्वेश्चन जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं उनको याद रखिए। बाकी कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी पड़ेगी तो हर एक सेक्शन जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया करेक्टली स्पेल्ड है वर्ड वो बताना है आपको। तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूछी गई है GOVERNMENT। तो 165 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, GOVERNMENT। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलते हैं इट इज़ यूजफुल बुक। तो 166 का क्या होगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। इट इज़ अ यूजफुल बुक, यहाँ पर ए होगा। इट इज़ अ यूजफुल बुक ध्यान रखिएगा। एंटोनियम पूछा गया है, यानी कि अपोजिट मीनिंग पूछा गया है रिपेल का। रिपेल का जो एंटोनियम होता है, अपोजिट मीनिंग होता है, वो क्या होता है? अट्रैक्ट। रिपेल होता है दूर भेजना और अट्रैक्ट होता है नज़दीक अपनी ओर खींचना। आगे है 168 क्वेश्चन। 168 को जो है वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो डिस्कस नहीं करेंगे। 169 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं चंद्र का पर्यायवाची क्या है? चंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है जब आपसे, तो चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन डी सुधाकर जो है वो चंद्र का पर्यायवाची होता है। चंद्र का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा, सुधाकर पर्यायवाची है इसका। और 170 में पूछते हैं देवासुर में समास है। देवासुर में कौन सा समास होता है? अगर देवासुर में समास की बात करें तो द्वंद्व समास जो है यहाँ पर होता है। तो हिंदी इंग्लिश के एक वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन भी वैसे डिस्कस किए थे, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो उन क्वेश्चंस को। अभी देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बोलते हैं इफ़ द वर्ड लीडर इज कोडेड एज, इसको ऐसे कोड किया गया है, देन हाउ वुड बी द वर्ड लाइट को किस तरह से लिखेंगे? तो लाइट को किस तरह से लिखेंगे, ये एक अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। तो आप कमेंट करके जो है इसका आंसर ज़रूर बताइए। एक जीके का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है वो ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 44 जो है वो किसकी बात करता है? 44 नंबर आर्टिकल जो है, 44 नंबर आर्टिकल जो है वो किसकी बात करता है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31 अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 15,000 फॉलोअर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी हम टाइम टू टाइम जो है वो देते रहते हैं। वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। क्विज़ वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।